जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम सबके साथ मर्डर हो जाता है। एक केस आया है स्टूडेंट इन री द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। क्या आया है? इन री द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ये भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। वो आया कब का है? 2025 में। यानी बच्चों अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 15 सितंबर को, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना था, इसको क्वेश्चन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 को के बेसिस पर क्वेश्चन किया गया था। रोहन समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जो कि वक्फ से रिलेटेड था। कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज होती है उनको प्रॉपर मैनेजमेंट दिया जाए, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट ना हो, लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाया जाए, है ना। और जो भी लोग काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में वो प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू आए, इसमें रिलीजन ना देखा जाए, ये सारी चीजें उसमें थी। जब ये लॉ आया था तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। मुस्लिम कम्युनिटी में एक ही चीज आई थी कि वक्फ हमारे लिए एक रिलीजियस ऑब्जेक्ट है और आप उसमें बहुत ज्यादा स्टेट इंटरफेरेंस डाल रहे हो। इतना स्टेट इंटरफेरेंस हमारे आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। एक तरफ आर्टिकल 14 है विच ट्रीट्स एवरीबॉडी इक्वली, तो आप हिंदू एंडोमेंट की जगह मुस्लिम वक्फ पर ऐसे कंट्रोल नहीं लगा सकते, ये पिटिशनर का क्लेम है। तो साथ ही साथ 15 की बात थी कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये जो अमेंडमेंट 2025 में आया था, इसके बाद अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास करा है और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है ये आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे 26 में एग्जाम दो, 27 में दो, या जब भी आप एलिजिबल होगे यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यानी अगर आपसे पूछेंगे वो वक्फ पे तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ स्टेटस बताओ वक्फ का। समझ रहे हो ना तान्या? तो एक कंप्लीट फ्री फ्लो हमें चाहिए समझने के लिए कि आखिर वक्फ का प्रेजेंट स्टेटस क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी। ठीक है हर्ष, गौरव? सो आई होप दैट यू ऑल आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ। अगर हम वक्फ की बात करें, बहुत बेसिक से मैं आपको शुरू करती हूँ। जैसे हमने ना विल पढ़ा था, हमने गिफ्ट्स पढ़ा था, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े मुस्लिम लॉ में, या तो हम लोग कहते हैं कि ये कुरानिक सोर्स होगा इसका, या हदीस के थ्रू आया होगा, या सुन्ना के थ्रू आया होगा। अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है क्या ये कुरान में मेंशन है, पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी, इसका आंसर यही होगा नो। यानी कुरान में स्पेसिफिकली वक्फ का कोई भी वर्ड नहीं दिया गया, वक्फ के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो फिर इसका मतलब इसका कुरानिक सोर्स नहीं है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट कि मुस्लिम लॉ में, कुरान में भी एक मुस्लिम की बहुत पायस ड्यूटी है टू गिव चैरिटी। समझ लो ना तान्या, एक पायस ड्यूटी है टू गिव चैरिटी। आपके पास अगर एसेट्स है, इफ यू आर कैपेबल टू डोनेट, डू इट एज मच एज यू कैन। अगर आप इतना चैरिटी करोगे तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड मुस्लिम, राइट। ये कुरान में मेंशन है। इसी चैरिटी के एस्पेक्ट के साथ प्रॉफिट मोहम्मद के पास इसको लेके गए सिचुएशंस को कि हम चाहते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को, somebody has gone to the prophet मोहम्मद और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम परमानेंटली, मतलब मैं चला जाऊं, मेरी जनरेशन चली जाए, लेकिन इसको कोई टच भी ना करे और हमेशा ये मैनकाइंड के काम आए। तो यहाँ पर एक तरीके का अरेंजमेंट करना था। अरेंजमेंट क्या करना था कि मेरे पास ये एक्स प्रॉपर्टी है और मैं इस प्रॉपर्टी को किसी रिलीजियस पर्पस से, यानी मॉस्क के लिए या जिस भी चीज के लिए रिलीजियस पर्पस के लिए मैं इसको यूज करना चाहता हूं। लेकिन अभी तो क्योंकि मैं हूं, ड्यूरिंग माई लाइफ नोबडी इज गोइंग टू इंटरफेयर इन माई प्रॉपर्टी, बट गॉड नोस आफ्टर मी माई डिसेंडेंट्स मे इंटरफेयर और माइट सेल दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इन सब चीजों से बचने के लिए मिस्टर ए ये चाहते हैं कि कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दो जिससे कि इस प्रॉपर्टी को परमानेंटली प्रिवेंट कर दिया जाए टू
ट्रांसफर इट। सो वक्फ का कॉन्सेप्ट ऐसे ही आया कि वक्फ इज एक्चुअली एन अरेंजमेंट थ्रू विच द प्रॉपर्टी इज परमानेंटली प्रिवेंटेड टू बी सोल्ड, राइट। अब कैसे सोल्ड करोगे परमानेंट प्रॉपर्टी को? तो इन्होंने कहा किसी ऐसे पर्सन को दे दो जो प्रॉपर्टी सेल ना करे। तो ऐसा कौन हो सकता है? तो इसमें कहा ऐसा करो, ओनरशिप दे दो गॉड को। गॉड कभी भी वर्ल्डली लाइफ में तो नहीं आएंगे प्रॉपर्टी को सेल करने। वंस यू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी इन द ओनरशिप ऑफ गॉड, गॉड विल नेवर ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी, इट विल रिमेन फॉर एवर। बात समझ आ रही है? तो ऐसे वक्फ का कॉन्सेप्ट ग्रो करा कि प्रॉपर्टी का ऐसे अरेंजमेंट कर दो दैट इट विल बी परमानेंटली प्रिवेंटेड टू बी सोल्ड और मेड एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। द ओनरशिप शुड बी गिवन टू द गॉड। नाउ क्या रिपीट करना है जितेंद्र? मैं वही चीज मैं बता रही हूँ कि वक्फ इज एक्चुअली एन अरेंजमेंट। मैं भी नोट डाउन कराऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ। वक्फ इज एन अरेंजमेंट वेयर इन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज कन्फर्ड टू द गॉड। एंड इसमें दो चीजें है ना, क्या क्या है? एक कॉर्पस है और दूसरा क्या होता है जितेंद्र? यूजुफ्रैक्ट होता है कि नहीं होता? तान्या, किसी भी प्रॉपर्टी में कॉर्पस और यूजुफ्रैक्ट दो चीजें होती हैं। कॉर्पस मतलब फिजिकल उसका स्टेटस और यूजुफ्रैक्ट मतलब द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर वक्फ एक ऐसा अरेंजमेंट है, वेरी गुड तान्या, एनिमस एंड कॉर्पस। यहाँ पर वक्फ एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें ओनरशिप इज शिफ्टेड टू द गॉड, यानी कॉर्पस कहाँ पर जाएगा? गॉड के पास। लेकिन जो इसके यूजुफ्रैक्ट हैं वो हम किसके लिए यूज करेंगे? चैरिटी, यानी कि रिलीजियस पर्पस से, पायस पर्पस से एंड चैरिटेबल पर्पस से। क्योंकि इस्लाम में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल कॉन्टेक्स्ट में काम करो। सो दिस वाज ऑल। हाँ, वेरी गुड तानिया। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ द वक्फ। यहाँ पर हमने बेसिक क्या देखा कि कुरान में इट इज नॉट मेंशन कि वक्फ क्या होना है, बट इट इज आफ्टर कुरान इट वाज मेड जस्ट लाइक एन अरेंजमेंट जहां पर ओनरशिप गॉड के पास है और बेनिफिट्स किसको देंगे तानिया? रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस से। बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ पर जितेंद्र समझ में आ रहा ना? यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि मेंस में आंसर लिखना है वक्त पे, तो बच्चों बिना डेफिनेशन लिखे काम चलेगा नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, डेफिनेशंस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक डेफिनेशन अबू हनीफा की, हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द हनफी लॉ, एज वेल एज अबू यूसुफ की, जो कि इनके पुपिल थे। और आप जानते होंगे कि अबू यूसुफ ने हनीफा की जो लीगेसी है उसको और स्ट्रेंथन किया था। साथ ही साथ आप पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड वक्फ एक्ट 1995 में दी गई डेफिनेशन। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी वक्फ की डेफिनेशन आप कहां पर पढ़ोगे? वक्फ की डेफिनेशन अबू हनीफा, अबू यूसुफ एंड वक्फ एक्ट। नाउ द पॉइंट्स कम कि अब हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा कुछ लिखने से थोड़ा समझ आता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक केस लॉ भी रिफर कर दूंगी, उस केस लॉ को जिसमें कि अबू हनीफा की डेफिनेशन को सपोर्ट किया गया और जो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर वक्फ एक्ट में उसको अप्रूव किया गया। चलो नोट डाउन करो बच्चों, लिखिए। पहले थोड़ा सा लिखिएगा बेसिक बातें, फिर हम लोग अबू हनीफा पे आएंगे। लिखिए, वक्फ इज एन अरेबिक टर्म। वक्फ is an Arabic term which signifies detention, or to prevent that is an arrangement of a property in such a way that is prevented forever to be alienated,
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नाउ मैंने जैसे आपसे कहा स्टूडेंट्स कि अबू हनीफा की डेफिनेशन लिख लीजिए, तो हमें 2 लाइन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वी विल डू दैट। चलो पैराग्राफ चेंज करो। एज पर अबू हनीफा, एज पर अबू हनीफा, अबू हनीफा की डेफिनेशन लिखो, लिखो वक्फ मीन्स, वक्फ मीन्स द appropriation of, वक्फ मीन्स द appropriation of, वक्फ मीन्स the appropriation of, वक्फ means the appropriation of, appropriation of specific thing, appropriation of specific thing, specific thing, ब्रैकेट में लिखो corpus, corpus in such a way that approprious, that approprious, approprious, appropriation से बनाए approprious, right, approprious, approprious, right, in it, approprious, right, in it shall continue, shall continue, and the advantage, and the advantage of it, and the advantage of it, and the advantage of it goes to some charitable object, goes to some charitable object, charitable object। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए स्टूडेंट, पैराग्राफ चेंज करिए। देखिए although the Quran does not specifically mention, the Quran does not specifically mention the provision of waqf, the provision of waqf, yet essential deed of charity, yet essential deed of charity, yet essential deed of charity under Quran, essential deed of charity under Quran has been the basis of its growth, has been the basis of its growth, has been basis of its growth। ठीक है, अब बच्चों अबू हनीफा की डेफिनेशन भी लिख डालिए, है ना। अबू हनीफा कंपैरेटिवली टू अबू यूसुफ कंपेयर टू अबू हनीफा हैज गिवन मच मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वक्फ। तो देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, प्लीज राइट डाउन। अबू हनीफा, अबू यूसुफ को लिखिएगा, ठीक है। चारों किसको लिख रहे हैं, अबू यूसुफ को, प्लीज नोट डाउन। अबू यूसुफ के अकॉर्डिंग क्या है, वक्फ इज द डिटेंशन ऑफ, वक्फ इज द डिटेंशन ऑफ अ थिंग, वक्फ इज द डिटेंशन ऑफ अ थिंग in the implied ownership, in the implied ownership, in the implied ownership of Almighty, implied ownership of Almighty God, Almighty God, in such a way, in such a way that if its profit may be applied, that if its profits may be applied for the benefit of, if its profit may be applied for the benefit of, for the benefit of human beings, for the benefit of human beings, and the detention when once made,
and the detention when once made is absolute, and the detention once made is absolute, so that the thing dedicated can neither be sold nor gifted, sorry, neither be sold nor given, gifted नहीं, nor given, neither be sold nor given, comma, nor inherited, neither sold nor given nor inherited. Noted or not? गौरव, रोहन, रिपीट करना है क्या? देख के बताओ, सभी लोग डन करो, नहीं तो रिपीट करने के लिए बोलो फटाफट। बाकी लोग रीड करेंगे उस टाइम पर। डन है बाकी लोग? रोहन, ओके, हो गया। चलो अच्छा, अब एक चीज देखो, आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि अबू हनीफा के कंपैरिजन पे अबू यूसुफ ने कुछ ज्यादा बातें हमें बताई। अबू यूसुफ ने हमें यह भी बता दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है जो आप देख रहे हो, इसका जो डिटेंशन होता है, इसमें इम्प्लाइड ओनरशिप होती है। कहने का मतलब अबू यूसुफ ने कहा कि जरूरी नहीं है कि किसी डॉक्यूमेंट में आप लिखो कि गॉड का नाम, है ना, इम्प्लाइडली ओनरशिप गॉड के पास चली जाती है। एक तो इन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही जो मुझे पसंद आई। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिट्स होती है वो आप कहां पर अप्लाई करोगे? बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए। ये तो अबू हनीफा ने भी कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर एक बार डिटेंशन हो गया तो ये एब्सोल्यूट होगा। समझ रहे हो हर्ष? वंस द डिटेंशन इट विल बिकम एब्सोल्यूट, ये बात भी इन्होंने कही। तो ये पॉइंटर थोड़ा कर लेना, जहां जहां अबू यूसुफ की बात आपको समझ आ रही है कि कंपैरिजन टू अबू हनीफा इट इज मच मोर सुटेबल, एब्सोल्यूट होगी। अच्छा, इन्होंने एक बात और भी लिख दी, इट कैन नीदर बी सोल्ड नॉर बी गिवन नॉर इनहेरिटेड। ना तो इसमें लॉ ऑफ सक्सेशन अप्लाई होगा, ना ही इस पर सेल का प्रोविजंस लागू होंगे, और ना ही आप इसको गिफ्ट कर सकते हो। ठीक तान्या, इज इट ओके? तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि अबू यूसुफ की डेफिनेशन, अच्छा ये एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है दैट वी हैव टू ज्यूरिस्ट ऑफ मुस्लिम लॉ प्रोवाइडिंग द डेफिनेशन ऑफ वक्फ टू हुम यू आर अग्री और टू हुम यू थिंक इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्कस द लॉ ऑफ वक्फ। तो आप यही बताना कि अबू हनीफा ने भी दी है, यूसुफ ने भी दी है, बट द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द यूसुफ इज मच मोर क्लियर, अप्रोप्रिएट। Subscribe for more content.